वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, भारत अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर झड़पों में या फ़ज़ाई महाज पर मार खाने के बाद आज भारत ने हमारी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करना चाही तो पाक बहरिया से मुंह की खाई। मोदी की हवस इक़्तिदार ने पूरे खित्ते को जंगी जनून में मुब्तला कर रखा है और भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ों ने इस तासुर को मज़ीद गहरा कर दिया है। खित्ते में भारत की थानेदारी का ख्वाब बुरी तरह टूट चुका है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों भारतीय एयरफोर्स की पिटाई के चर्चे मगरबी अखबारात में भी छप चुके हैं। अपनी एयरफोर्स की कार्रवाई के सबूतों पर भारतीय बौखलाहट सबको नजर आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दिफा में तो हर लम्हा अपने दिफा के लिए तैयार है और इसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान में मौजूद कलादम तंजीमों के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई से साबित कर दिया है। इन तंजीमों के 44 कारकुनों की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंतहा पसंदी के खिलाफ कमिटमेंट का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन पर नहीं मगर अपनी अंदरूनी ज़रूरियात के तहत ऐसा कर रहा है। गिरफ्तार अफराद में 2 ऐसे अफराद भी हैं जिनका नाम भारतीय डॉसियर्स में शामिल है। आखिर भारत इनके खिलाफ अब शवाहिद दे पाएगा या नहीं, बॉल अब भारत की कोर्ट में है। अगर सियासी मंजरनामे का जायजा लिया जाए तो सियासी मंजरनामे में वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के गैर जिम्मेदाराना बयान देने की वजह से उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। आज हम न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से यही जो है वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म से 3 अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, भारत जंग अज़ाइम से क्या हासिल करना चाह रहा है। सवाल नंबर 2, क्या मोदी का असल मकसद इंतखाब जीतना है। और सवाल नंबर 3, तीनों महाजों पर चित होने के बाद क्या भारत बाज आएगा। ये वो 3 सवाल अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो हैं वो मौजूद होंगे कुछ ही देर में। मुनीब कादिर साहब हमें जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मुनीब कादिर साहब लीगल एक्सपर्ट भी हैं और आजकल बहुत सारे भारतीय चैनल्स पर भी जा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया से हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड राज केदन साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का कि हमारे लिए आपने वक्त निकाला। जनरल राज साहब से अगर शुरू करूं, जनरल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। जनरल साहब ये बताएंगे कि ज़मीन पे अगर क्रॉस बॉर्डर फायर हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हमने देखा उसमें क्या हो रहा है, एयर स्पेस वायलेट किया गया, 2 प्लेन भारत जो है वो गिरवा चुका है, सबमरीन जो है आज इंटरसेप्ट हो चुकी है, इट्स बिन पुश्ड बैक। वाई डज इंडिया वॉन्ट टू एस्केलेट दिस? हर महाज पे इस वक्त पसपाई हो रही है, इंडिया इसको एस्केलेट क्यों करना चाह रहा है? डॉक्टर मारिया नमस्कार। कितना अच्छा होता आज हम अपने पड़ोसी मुल्क के बासिंदों के साथ जिनकी जुबान, जिनका लिबास, जिनका रहन सहन हमसे मिलता जुलता है, एक दोस्ताना माहौल में बात करते हैं। लेकिन आज जो बात हो रही है वो बड़े खिंचाव और तनाव के माहौल में हो रही है। बड़े दुख की बात है, गलती चाहे किसी की भी हो। हम चाहते थे हमारी जनरेशन में ये रिश्ते सुधर जाएं और 2 पड़ोसी मुल्क जो कॉमन समस्याएं, मसले हैं, गरीबी है, लिटरेसी है, उन सेहत के मामले हैं, उनमें मिलकर तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन शायद ऐसा नहीं लगता मुमकिन होगा। अभी आपका सवाल, कि आपने जो सवाल पूछा है कि भारत क्या जंग की हालत चाहता है, सही कह रहा हूं? आपने यही पूछा है? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर दहशतगर्दी को आप जंग नहीं कहेंगे तो उसको क्या डेफिनेशन देंगे? पिछले 30 साल से दहशतगर्द भारत पर हमला कर रहे हैं और वो दहशतगर्द आते पाकिस्तान की धरती से हैं। उनको सामान, उनको हथियार, उनको ट्रेनिंग, पैसे, मोटिवेशन पाकिस्तान से मिलता है, तो दुनिया मानती है। मुनीब आपकी तो तरफ अगर आती वो हूँ। जंग नहीं थी तो ये अब कौन सी जंग की आप बात करो? जंग तो आप 30 साल से करवाते जा रहे हो। भारत ने कभी जंग की कोशिश नहीं करी है। पिछली 3 जंग जो हुई हैं 1947, 65, 1999, वो सब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए थे। तीनों बार आप 1971 हारे का थे, भी वो जिक्र अलग करें बात सर, है। तो 1971 भारत का को जिक्र ये भी करें, वो इल्जाम किसने की लगाना थी? कि हम, देखिए डॉक्टर मारिया, मैं एक आपसे इल्तिजा करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं। ठीक है, आप मेरे से सवाल पूछते हो, आप मेरे को रोक सकते हैं अगर आप टाइम ठीक है जी, नहीं है ठीक है। तो। ब्रिगेड साहब आती हूँ आपकी तरफ। और बीच ना बोले तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा था कि 3 जंग आपने करी, आप हार गए, वो अलग बात थी। हमने आज तक कोई जंग नहीं करी आपके खिलाफ। तो पता नहीं आप फिर भारत को इल्जाम कैसे लगा रहे हो कि हम जंग करना चाहते हैं? अभी भी 30 साल से जंग दहशतगर्दी की आप ही करवाते जा रहे हो।
या चलें, आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई तो मुनीब साहब की तरफ भी जाऊंगी और ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूंगी कि आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है तो वो ठिकाने जहां 300 लोग आपने गालिबन मार गिराए, वो दहशतगर्द, या उनके ठिकाने जो आपने ख़त्म कर दिए उनकी तस्वीरें ही जारी कर दीजिए सर। ये चीज़ नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि आप जंग की हालत करना चाहते हो, मैं ये कह रहा हूँ 30 साल से जो आप करवा रहे हो वो जंग ही तो है। वो कौन सा लव अफेयर था जो आप दहशतगर्दी के हमले सर हम पे आपका करवाते जा रहे हो? सर हम तो मुझे जंग बता का दीजिए मुकाबला कर रहे हैं। कुलभूषण क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर इंडिया में कहता है मुक्ति बानियों के साथ हम लड़े हैं, तो सर ये तो मत कीजिए ना। आपने तो 71 में हमारा मुल्क जो है वो तोड़ दिया, आज आपका वजीर आजम खड़े होकर ये बात करता है। मुनीब कादिर साहब की तरफ जाऊंगी। जी मुनीब कादिर साहब, आप बात कीजिए, फिर आगे चलती हूँ। जी, इतना कि उन्होंने गलत बातें अभी की हैं। पाकिस्तान को कह रहे हैं कि दहशतगर्दी मुलव्वस है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खात्माकार है। आज सुबह मैं एक भारतीय शो पर गया था और वो कहते कि जी हम पाकिस्तान ने वहां डोजियर रिजेक्ट कर दिए। आज कुछ ऐसे मेंबरान जिनके नाम भारत के भेजे हुए डोजियर के अंदर थे, उनको हिरासत में लिया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह ऐलान किया है, उसके समेत और भी जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरान हैं उनको भी हिरासत के अंदर लिया गया है। मैं बताता हूं दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी वो होती है जो कि OIC ने भी सर्टिफाई करके कहा है कि जो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी होती है कुलभूषण जाधव जैसे लोगों को भेजना। दहशतगर्दी होती है हमारे प्रिजनर शाकिर उल्लाह को भेजना, उसकी लाश को भेजना और उसके अंदर ना उसका गुर्दा ना उसका दिल। ये होती है दहशतगर्दी। और मैं बताता हूं अमन पसंदी क्या होती है। अमन पसंदी होती है जो हम लोगों ने अभिनंदन को वापस किया। अमन पसंदी होती है जो बार बार हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आइए टेबल पर बात कीजिए, डायलॉग होल्ड कीजिए। लेकिन मैं जानता हूं, सबको पता है नरेंद्र मोदी को यह सूट नहीं करता अपने चुनाव, अपने इलेक्शंस के लिए कि वो इस वक्त अमन लेकर आए। उनको लगता है जंग की वेव चलाकर उनको वोट्स मिल जाएंगे। बल्कि मेरे ख्याल से कि अगर उन्होंने ये जंगजू कौम को जंग की तरफ ना ले जाते तो शायद उनको तब वोट पड़ना था। वो कौन सी खुशी लेकर आए हैं। और दिन रात आप लोग बात करते रहते हो कि जी रोक स्टेट रोक स्टेट रोक स्टेट, तो भारत की पॉलिसी है। आप जो हमारे LOC की वायलेशन कर रहे हैं, अभी 2 मार्च को जो हमारे सोल्जर्स मारे गए उसके अंदर कश्मीरी लोग भी मारे गए जो कि पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर के अंदर रहते हैं। आप लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हो अटैक्स के राजस्थान एयरबेस के थ्रू इजराइल की सपोर्ट के साथ, और आज आपका सबमरीन पाकिस्तान के अंदर आना चाहता, पाकिस्तान नेवी ने अवर्ट किया, टाल दिया, और वो भी बड़ी अमन के साथ। ठीक, ये होती है रोक स्टेट की निशानियां, पाकिस्तान वाली नहीं। ठीक, आपका मुनीब पॉइंट आ गया। जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब की जाने जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, उसके बाद आगे भी चलूंगी। ब्रिगेडियर साहब, ओवर टू यू। देखें, बेसिकली बात यह है कि ये जो स्टेट ड्रामा किया गया पुलवामा का, ये किसने किया? इनके लोगों ने खुद टेप वीडियो क्लिप दिखा दी है कि चाहे इन्होंने कहा 100 लोगों को मरवा दो और इलेक्शन जीत जाओ। अपने इलेक्शन जीतने के लिए अगर ये RS विंग के जो कमांडर हैं इनके नरेंद्र मोदी साहब, जो सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोन है, वो अगर जाके अपने लोगों को मरवा के, जो वो फौजी जो आपकी शान आन होते हैं, जो आपके मोहब्बत वतन आपके मुल्क को बचाते हैं, उनको अगर आप लेके और उनको मरवा दें और सिर्फ इलेक्शन की जीतने के लिए, तो ये तो मॉरल है हमारे यहाँ के लीडर का, इंडिया का। और सेकंड बात ये है कि आपने ना कोई इल्ज़ाम लगाया, ना कोई आपने पूछा, 1 घंटे में आपने इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद क्योंकि आप चाहते थे एस्केलेट करना इलेक्शन को जीतने के लिए, इस खुत्ते में नॉट रियलाइज करते हुए कि ये 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपने सोचा ही नहीं कि इस पे क्या होगा। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डन्ड है, 30 साल से हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वी आर अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। फिर हमारी एयरफोर्स साथ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। वी आर फुली ट्रेंड। आपकी तो ट्रुप फाइटिंग ही नहीं है। यू शुड रियलाइज कि आपके लोगों ने पिछले 40 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। आपके ट्रुप्स आपके लीडरशिप के ऊपर क्या बातें करते हैं। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ ऑल दोस थिंग। और साथ ही साथ अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कैसे हालात होंगे। फिर आप हमारे अग्रेशन आप करते हैं, अपने जहाज लेकर आते हैं, फिर कहते हैं हमने 300 लोग मारे, कोई क्लिप नहीं बताते हैं। उसके बाद अपने जो जहाज गिरा देते हैं, पायलट गिराते हैं, कहते हैं आपने F-16 गिरा दिए। फॉर गॉड सेक ये हुकूमत को बताएं, ये मनफी प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा छोड़ दें। द इशू इज नाउ इफ यू वांट टू लिव गुड नेबर यू हैव टू सिट। फर्स्ट वॉर ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लें, जहां भी ले लें, अल्टीमेटली पीपल सिट अक्रॉस द टेबल एंड नेगोशिएट। दिस इज व्हाट इज नीडेड। मुझे समझ नहीं आती कि ये वॉर मॉन्गरिंग क्यों कर रहे हैं। बलोचिस्तान में आप लोग दहशतगर्दी करते हैं, गुलबशन की तरह के साथ आप लोग यहाँ दहशतगर्दी बैठते हैं। ईरान के पाकिस्तान के तो ईरान में दहशतगर्दी आप करते हैं, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में नाउ इज़ अ टाइम सेंस शुड प्रिवेल। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या मैसेज दिया है? पीस। उन्होंने यही कहा कि पीस जेस्चर में हम आपके
जंगी कैदी को भी भेज रहे हैं, उसके बाद आप हमारी वहाँ से एक डेड बॉडी भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में जनरल राज शुड अंडरस्टैंड, एंड आई वुड से यू आर ऑल सीनियर ऑफिसर, यू मस्ट बी बैटल, और वेटरन्स होंगे, वॉर वेटरन्स होंगे, प्लीज़ मेक योर प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड ये दहशत। और कश्मीर में जो आप कर रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं, जैसे औरतों बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ब्लाइंड कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आदिल कौन था, बुरहानी कौन था, ये सब वो लोग हैं। ठीक है, जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जनरल साहब, दो चीज़ें, एक तो ऑब्जेक्टिवली मैं चाहूंगी कि आप इसका भी जो है वो बात करें कि जब इस वक्त पुलवामा का जो सारा, जिस तरह ऑडियो टेप्स आ रही हैं, अंदर से, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि अगर वाकई हाइड आउट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए थे या ये एक फ्लैग ऑपरेशन था, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी गवर्नमेंट आपको वो सबूत नहीं दे पाई है? अब तक वो उसमें नाकाम रही है। वो शवाहिद कहाँ है? मतलब अगर इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कहते हैं जी हम टारगेट को हिट करते हैं, हमें नहीं पता होता कि ऑन ग्राउंड कैजुअलिटीज कितनी है, वो हुकूमत वक्त बताएगी। मतलब हुकूमत वक्त ऑन ग्राउंड तो नहीं है, ऑन ग्राउंड तो आप लोग हैं, उस वक्त जो एयरफोर्स है वो उस वक्त ऑन ग्राउंड है, वही इसका जो है वो मलबा नहीं उठाना चाह रही। तो ऑब्वियसली देयर डज सीम समथिंग रॉन्ग देयर। क्या आपको नहीं लगता सवाल पूछने चाहिए आपको अपने हुकूमत से? डॉक्टर मारिया ब्रिगेडियर साहब, उनका नाम मैं नहीं जान पाया हूँ, वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है, मैं उनकी राय की कदर करता हूँ, लेकिन मैं उनके जो तर्क उन्होंने दिए उससे मुत्तफिक नहीं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपका जवाब देता हूँ। आप कहते हो पुलवामा का कोई प्रूफ नहीं हमारे आदमी ने किया है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पाकिस्तानी नेशनल जो जेईएम के मेंबर थे, महमूद हसन, उन्होंने माना कि ये जेईएम ने करवाया है। लड़ाई तलवार नहीं लड़ती, उसके पीछे लड़वाने वाला लड़ता है। तो उसके बाद वीडियो पर मासूद अजहर खुद जश्न मनाते नजर आए थे, उन्होंने पुलवामा में अटैक करने वालों को मुबारकबाद दी। और प्रूफ जब आपके लोग ही मान रहे तो हमसे प्रूफ आप क्या मांगते हो? अच्छा, कथा कलामी की माफी, वो किधर रहता था जिसने अटैक किया? वो किधर रहता था? 6 माइल्स अवे। वो पाकिस्तानी सॉइल पे मौजूद ही नहीं था, वो तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर था। दिस इज योर फेलियर। अगर आप कश्मीर के लोगों को दबाओगे तो फिर आप हैरान होते हो कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं। आपने खुद ये मैस क्रिएट किया है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे क्यों डाला? अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं फिर इल्तिजा करता हूँ, मेरे को पॉइंट खत्म करने दे। जी आप पॉइंट खत्म कीजिए, आप पॉइंट खत्म कीजिए, मुझे मुनीब जरा इजाजत दीजिए। हाँ जी जनरल साहब, पॉइंट पुलवामा का मैंने बोल दिया है। जहां तक F-16 का ताल्लुक है, आप अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद हुसैन चौधरी का इंटरव्यू पढ़िए 1 मार्च का, जो उन्होंने मेलबर्न बेस्ड साइट को दिया है। जब उनसे वो जो सवाल किया, वो भी जर्नलिस्ट इंडिया की हैं, रुचिका तलवार बड़ी मानी हुई जर्नलिस्ट है। उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने F-16 इस्तेमाल किया जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा बड़ी एरोगेंस के साथ कि हमने अपने पैसे से खरीदा है, हम जहां चाहे इसको इस्तेमाल करें। तो ये कहना है कि F-16 नहीं आपने इस्तेमाल किया, इजाजत दीजिए जनरल साहब, we're going around in circles ना, we're going around in circles। एक तो ये बात कि आपके अपने टेलीविजन चैनल पे एक्सपर्ट बैठ के बता रहा था, जो आपका टीवी एंकर दिखा रहा था कि ये F-16 का पार्ट है, तो उसने कहा नहीं जी ये तो मिग का पार्ट है। वहां आपका जो है वो ये बात जो है ये भांडा फूटा। दूसरा, अगर प्रोड्यूसर साहब, ब्रिगेडियर जनरल साहब मुझे सुन पा रहे हैं और हमारे इधर से सुन पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या चला रहे हैं, एहसान उल्लाह एहसान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन था, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, वो भारत के हवाले से क्या बात कर रहा है, जरा वो भी सुनवा दीजिए। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो हम सब अफ़गानिस्तान चले गए। फिर मैंने वहाँ देखा कि अफ़गानिस्तान में इन लोगों के इंडियस और के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की। ये मर्सनरीज हैं, जिस तरह आपके अजीत दोवल साहब कह चुके हैं जनरल साहब, ये मर्सनरीज हैं, ये तो इस्तेमाल होते हैं फ्लैग ऑपरेशन के लिए। अगर इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह जो रिकॉर्डिंग्स अभी इंटरसेप्ट जो आया है राजनाथ सिंह का, और वो सारा उसमें क्या बात हो रही है, 100 लोग मरवा दो तो ये इलेक्शन आप जीत जाओगे। अब तो आपके येडियुरप्पा साहब जो है वो बात कर रहे हैं कि जी इस दफा हम क्लीन स्वीप करेंगे कर्नाटका में, इसका फायदा होगा। यू स्टिल डोंट थिंक इसके पीछे कोई इलेक्शन का जो है वो महाज है? सर, जिन्होंने ये बोला था वो उनकी इंडिविजुअल राय थी, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है मैडम, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान की तरह नहीं है हम। सर, वो बेचारा जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच टीचर ने करने की कोशिश की थी, उसको घुटनों में माफी मंगवाई गई है, वो भी वीडियो देख लीजिए। देशद्रोही कहकर आप जेलों में डाल रहे हैं। सर वो वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, घुटनों पे टेक के उससे माफी मंगवाई गई है, कहते हैं तो हम भिजवा देते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स
आप मेरी बात अगर नहीं सुनना चाहते तो मत सुने, लेकिन वो बीच टीचर में जिससे बोलोगे तो घुटने फिर मुझे टेकवाए आप छोड़ना लोगों ने। पड़ेगा चैनल। अच्छा जी, नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे फ्रीडम ऑफ 4 पॉइंट स्पीच। अभी जो आपने सवाल उठाए हैं उनके जी जवाब जी देने जी दो मुझे। जी जनरल साहब जवाब आपने दीजिए। कहा कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का विक्टिम है, 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं दहशतगर्दी में। इमरान खान साहब ने खुद असेंबली में कहा था। नहीं, अगर मैंने वो कहा बात रॉ जो है सही मुलव्वस एहसानुल एहसान का जो फिर आप सुनवाया उसका भी जवाब दे मैडम, दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूँ, जी आप जी सुन तो लो ना। जी सुन रही हूँ। अगर ये बात सच है तो जब हमने बालाकोट पर दहशतगर्दी खेमे पर हमला किया तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपके दुश्मनों को मारा है। फिर आप क्यों उनके वो दिखा दीजिए ना किधर है वो दुश्मन, किधर है? आपने हमारी एयर स्पेस में आके इन्वेड किया, मारे जो है वो दिखा दीजिए ना, कहाँ है सर? वो तो नजर नहीं आ रहे। यू वायलेटेड आवर एयर स्पेस, आपने हमारी एयर स्पेस वायलेट की। कोई वहां पे कौवा सिर्फ मरा हुआ नजर आ रहा था, मरा तो कोई नहीं है वहां पे। बॉडीज आप दिखा दीजिए। अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, नहीं मरा तो अच्छी बात है, मौत तो होनी भी नहीं तो चाहिए। आप हमारी एयर स्पेस में क्यों आए सर? तो 30 करोड़ लोग मानते हैं कि अटैक टारगेट पे हुआ है। अच्छा, अब आप कितने मरे कितने वो सर अगर आप कहते हैं तो हम भारतीय चैनल्स भी आपको सुनवा देते हैं, शायद आपने नहीं सुने हो। पिछले कुछ दिनों में ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ऑल द रिस्पेक्ट फॉर जनरल साहब, पर मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से शायद ये भारतीय मीडिया नहीं देख रहे, जहां कांग्रेस पूछ रही है, जहां लोग इनसे ऑपोजिशन पार्टीज के पूछ रहे हैं कि भाई वो 300 बॉडीज कहां हैं, दिखा दो किधर है। ब्रिगेडियर साहब देखें, मारिया उनसे आपने सिंपल जो जनरली से पूछा, ये बताएं कि पाकिस्तान ने तो जहाज गिरा दिया, आपने 300 मांग लो, एक बंदे की बॉडी तो दिखा दें आप। उसके बाद आपके जो 3 जनरल ब्रीफिंग कर रहे हैं, आप हमारे डीजीएस पर को देखें, सिंगल हैंडेड इंडिविजुअल वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के पूरे सवाल जवाब ले रहे हैं। आपके 3 जनरल्स खड़े हुए हैं और वो सवाल नहीं ले, हर बात पे कह रहे हैं हमें इसकी इजाज़त नहीं है, हम ये हमारे प्रीव्यू में नहीं है, ये हम हुकूमत से पूछ के बताएंगे। दिस इज़ द बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है। सेकंड ये है कि इसके बाद उनको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि इन्होंने कितनी गलतियां की हैं। आपके सारे ऑपोजिशन लीडर्स असेंबली में सब बात कर रहे हैं कि आप कोई प्रूफ दें, आपने एक बात भी नहीं की। अमेरिकन थिंक टैंक्स ने, अमेरिकन जो डिजिटल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, उन्होंने बता दिया जी कि ये MiG-21 है, ये F-16 नहीं है। अमेरिकन ने बताया कि F-16 फ्लाई नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं है। उनका रिपोर्ट उनके पास उनकी पूरी पड़ी हुई है। तो वो तो वहाँ क्या, वाशिंगटन पोस्ट ले लें, डेली टाइम्स ले लें, क्या वो लिख रहे हैं इंडिया के बारे में कि एक वो हमारी फोर्स जो आधी भी नहीं है, एयरफोर्स हमारी 1/3 है, उन्होंने इंडिया को चारों चाने शित करके दिखा दिया कि 2 जहाज है, दोनों गिरा के, और आपके पायलट को हमने अमन का पैगाम दिया। उसके बाद पूरी रात इन्होंने फायरिंग की। नेक्स्ट डे मिसाइल अटैक करने के लिए इजराइल की गोद में बैठ के ये पाकिस्तान में करने के लिए तैयार बैठे थे। पाकिस्तान ने, हुकूमत ने इनको पैगाम भेजा कि अगर आपका एक मिसाइल आएगा, हम आपकी जगह 3 मिसाइल मारेंगे, एंड गेट रेडी, एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। उसके बाद ये मुझे समझ नहीं आते इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसमें अपने अवाम के लिए काम करें, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब आए थे और मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की ये इकोनॉमिक तरक्की, 2 इनका एम है। एक कि ये पाकिस्तान को नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, क्योंकि CPEC में अभी सऊदी अरब भी आ रहा है, UAE भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है। हमने इकोनॉमी, अभी इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे वी विल डिक्टेट आवर ओन टर्म्स। सेकंड ये है कि उनको इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में चाहे इंडिया के जितने मर्जी लोग, डिमोनेटाइजेशन फेल हो गई, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, तो ये तो ऑब्वियसली इसका भड़ास कहीं तो निकलेगी ना, कहीं से तो मोदी साहब ने हैज टू अपना सपोर्ट बैंक सपोर्ट उन्होंने गेन करनी है ना कहीं से। मैं जरा मुनीब कादर साहब, मैं भी एक बात करता हूं। जी मैं मुनीब कादर साहब की तरफ जाऊंगी। मुनीब कादर साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त इंडिया के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह आपने भी पॉइंट आउट किया कि 3 किलोग्राम बीफ तो जो है वो तो पता चल जाता है, उस पे तो लोगों को जो है वो मार दिया जाता है, लेकिन 700 पाउंड RDX जब आ जाता है तो वो किसी को पता भी नहीं चलता। लड़का जो है वो कश्मीरी है, उसका ये नहीं देखा जा रहा कि इंटरनल डायनामिक्स क्या है, किस तरह उसकी नाक जो है वो रगड़वाई गई जमीन पर, जिसकी वजह से वो उस दहशतगर्दी के महाज पर जो है वो, जो जिसको ये दहशतगर्दी कहते हैं, असल में वो एक आज़ादी की तारीख है, उस महाज पर वो गामजन हुआ। तो ये तो हमारे वजीर आजम उनको तब से कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करें, ये कहते हैं जी कौन सी इंट्रोस्पेक्शन, ये लोग तो अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं। और एक बात मैं माजरत के साथ, लेकिन मैं एक जवाब देना चाहता हूं जो ये हमारे भारत से आए हुए मेहमान ने अभी कही थी कि पाकिस्तान 3 जंगें हारा।
कौन सी 3 जंगें हारा? मैं 4 जंगें गिनवा देता हूं जो पाकिस्तान जीता। 1947 के अंदर पहली जंग हम जीते, आजादी की। आप चाहते थे हम आजाद हों? बिल्कुल भी नहीं, हमें फिर भी मिली। 1971 के अंदर भी हम ही जीते एक सेंस में, या अगर हम नहीं तो आप कौन सा जीत गए? आप हारे। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने आपको ज्वाइन नहीं किया। बांग्लादेश को जब दूसरा मौका मिला भारत को ज्वाइन करने का, उन्होंने फिर भी कहा नहीं, हमने वापस उधर नहीं जाना, हमें अपना अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि उनको पता था उनका क्या हाल होगा। तीसरी जंग 1999 के अंदर, कभी सुना आपने परवेज मुशर्रफ साहब को? कितनी सारी जगहों के ऊपर से तो आप हमें टच अपॉन नहीं कर सके, ना हमारी टेरिटरी को। और सबसे बड़ी जंग जो मैं पहले भी कह चुका हूं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सबसे बड़ी जंग जो पाकिस्तान जीता है और जो भारत हारा है वो है सर्वाइवल की जंग। आप चाहते थे कि पाकिस्तान ना रहे, 70 साल से ज्यादा हो गए, 72 ईयर से ज्यादा हो गए, हम अपने कदमों पर खड़े हुए हैं। ठीक है मुनीब कादिर, लेकिन इसका भी जवाब दीजिए ना, बीफ पता चल जाता है कहां से आ रहा है, आरडीएक्स का नहीं पता चलता। इसका भी जरा जवाब दीजिए, क्या किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए ये बातें ऐड अप ही नहीं करती। ठीक, 44 सीआरपीएफ जवान और एक लड़का आता है और वो इतने ज्यादा भारी किस्म के वेपन्स और आरडीएक्स और इन सारों का इस्तेमाल कर जाता है और किसी को पता नहीं चलता, और ये कहते हैं कि इनकी सीआरपीएफ टीम सबसे बेहतरीन है, सबसे काबिल है। तो अगर इतनी ही काबिल है तो ये हुआ कैसे? ये तो लग रहा है जैसे कि अंदर से हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने भी कहा है कि ये कोई अंदर वाले का काम है। तो पाकिस्तान को आप क्यों धकेल रहे हैं एक ऐसी चीज में जो आपका इंटरनल मामला है? एड्रेस द कश्मीरी इशू, द कश्मीरी कॉज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47, उसके अंदर क्या लिखा है? उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड रेफरेंडम। आप डिनाई कर रहे हैं। मुनीब कादिर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जनरल साहब से भी इसका जरा जवाब ले लूं और उसके बाद फिर आगे भी चलते हैं इंट्रोस्पेक्शन की जहां बात हो रही है। जनरल साहब, आपके अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि 3 किलोग्राम बीफ का पता चल जाता है, 700 पाउंड आरडीएक्स का नहीं पता चलता। वो लड़का जो है वो कश्मीरी था, वो इंडियन कश्मीरी जो है वो था, उसके साथ क्या बरपा हुआ, सीपीआरएफ ने उसको किस तरह ट्रीट किया, जिसके बाद उसने ये रास्ता चुना। क्या सर ये चीजें, इस पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? देखिए, पुलवामा का मैंने जवाब दे दिया है, आपको सबूत भी दे दिया है। जहां तक F-16 का आप अपने इंफॉर्मेशन से पूछो वो बता पाएंगे, फिर आप बीच में मत बोलो। मेरे पास 2 मिनट है, दिन मेरे पास एक इंडियन चैनल शुरू हो जाएगा आपके 7:30 बजे, तो मैं आपको जवाब दे दूं। आप कहते हो आप दहशतगर्द के विक्टिम हो, मैंने जवाब दे दिया। आप कश्मीर की बात करते हो, मैं बलूचिस्तान की कर सकता हूँ, पश्तून एरिया की कर सकता हूँ। अपने गिरेबान में झांको, पाई ना देखो। हमको हमारे तो बड़ा मत भेजे ना, कुलभूषण मत भेजे। आप बलोचिस्तान के सेपरेटिस्ट को ना जो है वो सपोर्ट करें, उनको ना दे असाइलम देने की ना कोशिश करें ना, मत सपोर्ट करें आप उनको। आपके तो अजीत डोवल साहब ऑन रिकॉर्ड है, आपके प्राइम मिनिस्टर जो गुजरात है वो ऑन रिकॉर्ड है। आखिरी पॉइंट मैं कह रहा हूँ, आप कहते हो कि इलेक्शन की वजह से 2016 में तो इलेक्शन नहीं थे जब आपने उड़ी अटैक करवाया जैसे मोहम्मद ने, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर वो सर्जिकल स्ट्राइक में से माजरत के साथ उसका भी वो भी एक ड्रामा ही था, जैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक जो ड्रामा था जिसका आज तक हमें सबूत नहीं मिला, आपने दिया नहीं आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक सारे कह रहे होते हैं। भारत उसमें यकीन करता है, वो जरूरी है। आप क्या यकीन करते हो, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। आखिरी पॉइंट मेरा, आप सारी जंग जीते, बड़ी मुबारकबाद देता हूँ आपको, लेकिन वो 90,000 से ज्यादा प्रिजनर हमारे पास कैसे पहुंच गए? फिर आप वो तो हारने वाले के ही पहुंचते हैं, जीतने वाले के तो उसके अलावा और बाकी जंगों में से भारत से अगर ये गिनती करनी है आपके लिए, इंसान एक को तो छोड़ गए, आप एक को तो छोड़ गए ना। आप इंसानों को रिसोर्सेज वेस्ट हुए और फिर भी कुछ नहीं सीखा। अगर आप इससे, अगर मेरा आपने जवाब नहीं दिया, अमन की बात करते हैं, नहीं मुझे आपने जवाब नहीं दिया। इंट्रोस्पेक्शन की जहां बात हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है भारत, या आप समझते हैं कि पैलेट गन से आप चुप करा लेंगे इनको? यूज ऑफ फोर्स जो अब यशवंत सिन्हा साहब भी बात कर रहे हैं, कहते हैं, तो वो भी सुनवा देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए जल्दी से, फिर जनरल साहब ने जाना भी है। We have made one mistake after another as far as our policy on Jammu and Kashmir is concerned. Doctrine of state is use force to quell any rebellion. So they are using force. We have ruined our relationship with the people of Jammu and Kashmir. And I'd also like to tell you, the one person who is still respected in Jammu and Kashmir is Atal Bihari Vajpayee. And he followed the policy of insaniyat, not of force. So are we losing Jammu and Kashmir? We have lost. There is no question.
अच्छा जी, मेरा ख्याल है जनरल साहब जो हैं उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने इसी में आफियत पाई कि वो महाज छोड़ के जो है वो चले जाएं। ये मेरा ख्याल है भारत का वतीरा आजकल नज़र आ रहा है कि जहां सुबकी होती है वहां कोई ड्रामा हो जाता है या वहां से राह फरार इख्तियार करते हैं, जो कि आज जनरल साहब ने भी किया। जवाब नहीं देना उन्होंने मुनासिब समझा कि यशवंत सिन्हा साहब जो हैं, जो इतनी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं इंडिया में, वो क्या फरमा रहे हैं, या एएस दौलत अभी उनको सुनवाना था कि वो क्या फरमा रहे हैं कि किस तरह कश्मीरियों का मौत का खौफ जो है उतर गया है, या यूएन में क्या हो रहा है। ये सारे वो सवाल हैं जिनका भारत के पास कोई जवाब नहीं है। खैर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में हमें जहां जनरल साहब छोड़ गए हैं वहां उपिंदर सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उपिंदर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उपिंदर साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो चीज़ें, जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, भारत का जो वॉर हिस्टीरिया है, आपको क्या लगता है कि कहाँ ये ख़त्म होगा? क्या ये सिर्फ इस वक्त जो इलेक्शन है उससे मुंसलिक है, या आप इसको आगे जाते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है चीजें जो है वो काम डाउन करेंगे एनी टाइम सून? वैसे मैं एक चीज मैं जरूर यहाँ पे बोलूंगा कि जो आपने सबसे पहले जो आपने कहा कि कहाँ पर ये चीजें खत्म होंगी। कोई भी अगर चीज है ना, कोई भी चीज है, जब एक आपका एक पड़ोसी होता है ना, एक पड़ोसी, दो पड़ोसियों की आपस में कुछ मतलब बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसका जो हल होता है एक दूसरे के ऊपर ईंट या पत्थर फेंकने से उसका हल नहीं होता। सही। उसका हल होता है बातचीत से। सबसे यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है वो एक बातचीत, और बहुत देर से मेरे ख्याल जो पाकिस्तान की अवाम है, जो इंडिया की अवाम है, वो भी यही चाहती है कि बातचीत से ये मसला हल हो। और इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि इस टाइम अगर मैं देखूं जो हो रहा है, मैं पास्ट की बात नहीं करूंगा, आप प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने ये प्रूव कर दिया है कि बातचीत से वो इस मसले का हल चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं। यहाँ पर मैं जरूर ये कहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी रणनीति जो है वो चेंज करने की जरूरत है। इतनी नफरत क्यों, इतनी हेट्रेड क्यों? आप एक, मेरे ख्याल हम सभी एक चीज जो भूल रहे हैं, इसमें नुकसान जो हो रहा है वो कश्मीरी अवाम का नुकसान हो रहा है। ठीक। जो कश्मीर में, मैं कश्मीर में गया हूं, मैं कश्मीर में लोगों से मिला हूं, जो कश्मीरी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका क्या कसूर है? वो स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं हमेशा ये बात ये बोलता हूँ, हम सभी मतलब चाहे हम इसको एक जर्नलिज्म की नजर से देखें या पॉलिटिकल नजर से देखें, लेकिन वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे ऐसा नहीं देखते। हम लोग कोई भी चाहे मंदिर जाता है, गिरजा जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, लेकिन वो बच्चे स्कूल जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। उनके लिए वही धार्मिक, उनके लिए वही उनको एजुकेट करना है बच्चों को हमने, वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। बेशक दोनों साइडों पे इस वक्त भी गोलाबारी जो है वो जारी है, इम्तिहानात जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, स्कूल जिस तरह आप कह रहे हैं बंद है, पढ़ाई हो या जो इस वक्त कारोबार के मराकज़ हैं, सारा बहुत बुरी तरह जो है वो हिट हो रहा है। और दोनों ममालिक जो हैं वो उनको इस गुर्बत से निजात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोनों साइडों पे इस वक्त कारोबार बंद है, स्कूल बंद है। उपेंद्र साहब, एक चीज़ आपसे और उसके बाद फिर ब्रिगेडियर साहब की जाने भी जाऊँगी। जहां बातचीत की बात है वो तो एक माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब ने भी कॉम्पोजिट डायलॉग की पेशकश की, लेकिन उस तरह नहीं उसको जो है वो सराहा गया, उस पर इस तरह जवाब नहीं आया। अब दोबारा इमरान खान साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहां तक आप समझते हैं भारत में इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है? खा वो यूएन की रिपोर्ट हो, एएस दौलत साहब की रिपोर्ट हो, यशवंत सिन्हा की रिपोर्ट हो, जो वो सारी रिपोर्टें कह रही हैं, भारत उसको क्यों, उस पर जो है वो सिर्फ यूज ऑफ फोर्स से जो है वो काम चलाना चाह रहा है? क्या वजह है? आप क्या समझते हैं इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं हो रही? इसका देखें, उसका रीजन एक साफ है। एक पार्टी वो ये चाहती है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, टेक्निकली वो उन सब चीजों को ये नहीं है कि वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, वो सिर्फ हर चीज को अपने तरीके से करना चाहते हैं। और उनका तरीका, उपेंद्र साहब कथा कलामी की माफी, माजरत चाहूंगी, 2016 में इलेक्शन नहीं थे, पैलेट गन्स उस वक्त इस्तेमाल हो रही थी,
2017 में यशवंत सिन्हा की जो है वो रिपोर्ट आई, उस वक्त भी इलेक्शन नहीं थे। इलेक्शंस तो अब इस वक्त सर पे खड़े हुए हैं। तो ये तो एक जो है वो मोडस ऑपरेंडी लग रहा है कि कश्मीर के साथ इसी तरह डील करना। शायद क्यों जो है वो इजराइल से आ रही है कि वही मॉडल फॉलो किया जाए। रीजन देखे, उसका रीजन मैं आपको देता हूं। उसका रीजन था ये 2019 की इलेक्शंस की तैयारी तब से चल रही थी, क्योंकि इनको पता था कि इनकी सरकार फेल हो चुकी है। जो इन्होंने वहां पर जो इन्होंने नोटबंदी की है, नोटबंदी के बाद जो इन्होंने लोगों को झूठ बोले हैं, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा इंडिया में बेस है, मैं इंडिया में जाता हूँ, काम करता हूँ, वहां की आवाम से मिलता हूँ, मेरे दोस्त है वहां पर पंजाब से, कश्मीर से या मुंबई से, दिल्ली से। मुझे मेरे सर्कल में कोई भी ऐसा बंदा मुझे एक भी नहीं मिला जो कि एक भी बंदा ये बोल दे कि अब तक सरकार की कोई रणनीति जो है वो बिल्कुल जो पॉलिसी है सही आई है। इनफैक्ट जिन लोगों ने इनको वोट डाल के इनको सेंटर में लेके भी आए हैं, उन लोगों का भी यही अभी कहना है। तो इनको ये चीजें जो 2016-2017 में ही पता चल गई थी, तो ये सारी की सारी चीजें तभी से प्लान होनी शुरू हो गई थी। टेक्निकली जो क्या अब एक सिंपल सी बात है, जो मैं किसी भी कंट्री का, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, मैं सिर्फ एक लोगों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। मेरा सिर्फ एक चीज है कि एक तरफ आप अगर मान लें 1 मिनट के लिए जो भी अटैक हुआ उसमें किसी भी कंट्री का पॉइंट आपका आ गया, आपके पास एविडेंस, हाँ जी, एविडेंस कहाँ पे? एविडेंस कहाँ पे? ये उपेंद्र साहब अब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, काश के जनरल साहब मौजूद होते तो भारत के अंदर से ये बार बार आवाजें उठ रही हैं, वो एविडेंस कहाँ है? ब्रिगेडियर साहब की जानिब जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप समझते हैं कि मोदी साहब ने अपने जंगी जुनून में एक काम जो किया है वो इंटरनेशनलाइज करना है कश्मीर इशू को, इसको आप फोर फ्रंट पे लेके आ गए हैं, आपने दुनिया के सामने लाके इसको खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब दुनिया समझ रही है ये फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक के बीच में। देखिए, मेरे ख्याल में हमें नरेंद्र मोदी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि पहले कभी भी ओआईसी ने भी ऐसी रेजोल्यूशन नहीं लेकर आए थे, दुनिया को भी नहीं पता चला था। आज दुनिया को ये पता चल गया कि कश्मीर इज एक्चुअली अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। और जिस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई की है, बेसिकली हमारी ये फ़र्क ये है कि ये इजराइल में जब विजिट करने गए हैं, नेतन्याहू के साथ मिलके इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे हम पैलेस्टाइन में कर रहे हैं, आप जाके कश्मीर में इसी तरह करें। और इनको ये नहीं पता कि वो बेचारे छोटी सी एनक्लेव में फंसे हुए लोग हैं, उनके पास कोई मैन्यूरेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर पूरी कश्मीर पड़ा हुआ है और पहाड़ी इलाका, और उसके बाद साथ पाकिस्तान की मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी शामिल है। ये फ़र्क है। अब इन्होंने ये प्लान कर लिया जो इनको नज़र आ रहा है, और आपने भी देख लिया कि इसी तरह बिल्कुल कर लिया कि ये इतना अच्छा मौका मिला। ओआईसी ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पेरेंट्स के बगैर जो रेजोल्यूशन देखा है, मेरे ख्याल में उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी। इंडिया इज डूइंग अ स्टेट टेररिज्म इन कश्मीर, देन इंडिया इज डूइंग स्टेट टेररिज्म इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वर्ड है उनके, दैट मीन दे एक्सेप्ट के इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी। फिर यूनाइटेड नेशन की मर्जी के मुताबिक इसका हल होना चाहिए, प्लेबिसाइड, वो भी बात कर ली। अग्रेशन जो की है उसकी उन्होंने बात की है, सारी चीज़ों का मेरे, और फिर इसके बाद जिस तरह पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा जी देखें पीस की बात की है, बहुत अच्छी बात की है, आप अग्रेशन नहीं करें, वी शोड रिस्ट्रेंट। सो दुनिया को पता चल गया कि नाउ कश्मीर इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस। यहाँ पर अगर अभी मसले का हल नहीं होगा, आज ही तो कल फिर ये 2 न्यूक्लियर मुल्क खड़े होंगे, और इस खिते में 2 न्यूक्लियर मुल्क और भी हैं, उनको भी फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मौका है अगर हम इस वक्त यूनाइटेड नेशन में भी जाएं, वहाँ जाके बात करें और यूरोपियन यूनियन को बताएं और साथ साथ अमेरिका को बताएं, क्योंकि बेसिक इनका रोल ये है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है और हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो जैसे आज इंडिया के तजारती इंटरेस्ट हैं दुनिया में, तो वो इसकी बात मानते हैं, इस तरह हमारी लोग बात मानेंगे और इंडिया का कश्मीर पॉइंट बहुत वीक हो जाएगा एंड विल बी वेरी स्ट्रांग। ये इनका डिजाइन है। और फिर इजराइल को अपनी भी फिक्र है पाकिस्तान से, इसलिए वो इजराइल के साथ मिलके पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट चाहते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक के पास हम फंसे रहें, उनकी से लेके ऑक्सीजन लेते रहें और हम अपने मुल्क के फैसले अपनी मुफादात में ना कर सकें, बल्कि हम उनकी स्ट्रिंग को फॉलो करें। ये ग्रैंड डिजाइन है जिसकी वजह से इंडिया चल रहा है। और मेरे ख्याल में अब ये सारी बातें खत्म हो गई, इन्होंने अपने खुद पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, मैं जरा मुनीब कादर साहब की तरफ जाती हूँ। मुनीब साहब, आप किस हद तक ब्रिगेडियर साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं? क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उपेंद्र साहब ने जो बात की है 2016 में जब ये वायलेंस स्टार्ट होती है तो तब तो मोदी साहब को आए हुए गालिबन 1.5 साल हुआ था या कुछ ही 1.5-2 साल उन्हें आए हुए हुए थे, और अभी पूरा 3 साल जो है वो 3 साल का समय जो है वो बाकी था। अब मुझे ये बताइए कि इसमें
नज़र ये आता है कि इजराइल में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी है जो पैलेस्टीनियंस को बार बार कुचल रही है, एंटी मुस्लिम पार्टी है। इसी तरह बीजेपी जो है वो भी एक एंटी मुस्लिम पार्टी है। तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट वहां भी है। और फिर सीपेक का मसला भी आता है, हमें हम खुद जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना आए। कहां तक आप अग्री करते हैं इससे? जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, और ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे। जहाँ तक रही इजराइल की बात, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, ये सबको पता है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने कंक्लूड किया है कि गाज़ा के अंदर जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन लोगों ने फायरिंग शुरू की थी इजराइलीज़ ने, और जो उनके ऊपर तशद्दुद की हुई थी, दैट वाज अ ब्रीच ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। उसके अलावा ये जो आपने बात की है कि 2016 के अंदर भी मोदी साहब लगे हुए थे अपनी एक वॉर हिस्टीरिया के साथ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो एक हिंदू लेड हिंदुत्व मूवमेंट है। वो बिल्कुल इसके पैरेलल्स बनते हैं नाजी जर्मनी के साथ। उस वक्त भी एरियन रेस को वो लोग कहते थे सुपीरियर है, तो रेशियल सुपीरियोरिटी को ला रहे थे। यहाँ ये नेशनलिस्ट स्लैश रिलीजियस सुपीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ नेशनलिज्म में क्या बुराई है, और पैट्रियोटिज्म क्यों ठीक है लेकिन नेशनलिज्म ठीक क्यों नहीं है। बिकॉज नेशनलिज्म इज अबाउट क्रिएटिंग अ डिविजन के हिंदू नेशनलिस्ट्स, इंडियन नेशनलिस्ट्स सुप्रीम है, जो बाकी नेशंस के लोग हैं वो इंफीरियर हैं। ये इन लोगों का एजेंडा है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन तकब्बर, दिस इज बेस्ड ऑन एरोगेंस। नहीं, अनदर थिंग मुनीब साहब, कथा कलामी की माफी, एक और चीज जो ये एक है कि शायद मुसलमानों ने आके हम पर जो है वो हम पर काबिज हो गए। यही वो सेंटिमेंट है जो भारत में भी है, जो बीजेपी की जो इस वक्त डॉक्ट्रिन जो है वो प्रीच करती है, और इजराइल में भी यही इस वक्त प्रेवलेंट है। कथा कलामी की माफी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो बात होगी जो डॉसियर्स आए हैं, जो डॉसियर इनफैक्ट आया है इंडिया की जानिब से, और उसके रद्द अमल में जो 2 लोग जो है वो इस वक्त उन्हें अंडर अरेस्ट इस वक्त रखा गया है। तो क्या आगे, क्या फॉल आउट क्या होगा, किस तरह आगे चीज़ें चलेंगी, विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब की जानिब जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, अब जो ये डॉसियर आया है उसके नतीजे में 2 लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया है, अंडर कस्टडी हैं, जब तक भारत की तरफ से देखा जाएगा कि किस किस्म के जो है वो एविडेंस आया है। क्या आप समझते हैं इसका हाल भी, बिकॉज ये तो भारत के अंदर से भी इस वक्त जो मीडिया है वो आवाज़ें उधर उठ रही हैं कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस इसमें नहीं है, तो क्या वही होगा जो मुंबई के केस में हुआ था कि विल गो अराउंड इन सर्कल्स, निकलेगा इसमें से कुछ नहीं? देखिए डॉक्टर मारिया, प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप एक एक्शनेबल एविडेंस नहीं देंगे तो और प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं होगी तो कैसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप इसको डिफेंड करेंगे। सेकंड ये कि जो इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान जो कर सकता है वो हम पूरी एफर्ट करेंगे, बट द इशू इज के इसके ऊपर एक जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। व्हेन वील से कि जी हम वी वांट टू गो टू इंडिया एंड वी वांट टू सी द साइट ऑफ एक्सीडेंट एंड वी वांट टू सी द डिटेल्स, वहाँ ये इजाज़त नहीं देते हैं, वहाँ आप किसी कोऑपरेट नहीं करते हैं। यही बॉम्बे इंसिडेंट में हुआ, यही पठानकोट में हुआ, यही उड़ी में हुआ। आप सिर्फ 2-3 चीज़ें लिखा के भेज दें और वो कंप्लीट ना हो तो उसका क्या फ़ायदा है। बात यह कि आप एक प्रॉपर एविडेंस दें। अगर आपके जैश-ए मोहम्मद इंडिया में भी है, इंडिया में जैश-ए मोहम्मद को क्यों नहीं आप पकड़ते हैं? कश्मीर छोटा सा है, 7 लाख फौज है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ ये काम नहीं करते हैं। अपने किसी को आप नेट पे ला के कह दें जी कि मैं जैश-ए मोहम्मद का सोन सब बोल रहा हूँ और हमने ये किया है, हु विल बिलीव इट? नरेंद्र मोदी की बात को तो आप यकीन कर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस विंग, उसका ये कमांडर है और इसका काम ही मुसलमानों को शहीद करना है। ये जस्ट लाइक अ बुचर। इंडिया और आपका अमेरिका और इंग्लैंड, पता है इसको वीज़ा भी नहीं मिलता था। फिर सेकंड है कि ये अपने इलेक्शन के लिए देखें किस तरह लोगों की कुर्बानी दे रहा है, उनको मार रहा है। 100-150 लोगों को कह रहे हैं मार दो इलेक्शन जीत जाओगे। ठीक है, ये तो इनका हाल है। इसलिए स्टिल पाकिस्तान को ज़रूर चाहिए पूरा एक्शन करें, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई लीड मिलती है, वहाँ पे इसको पकड़ें, उनको करार वाकई सजा भी दी जाए। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया को बताया भी जाए कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, इट कैन नेवर बी कम्प्लीटेड टिल आप हमें वहाँ पर बुलाएं। ठीक है, हम वहाँ के लोगों से एविडेंस लेंगे, हम खुद चेक करेंगे। ठीक है, मुनीब मुझे ये बताइए कि एक
शिफ्ट जो है वो पाकिस्तान में भी इस वक्त नज़र आ रही है। 44 लोगों को जो है वो इस वक्त जो खबरें आ रही थी उस हवाले से भी जो है वो कहा जा रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई, फिर 2 लोग जो इस डॉसियर में हैं उनको भी अंडर जो है वो कस्टडी रखा गया है। मसूद अजहर के हवाले से ये कहा गया कल हुकूमती बेंचेस से कि हम अपने दोस्त चाइना को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। क्या यहाँ पे भी पॉलिसी शिफ्ट जो है वो आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये एक नई हुकूमत है और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी BBC, CNN इन सारे इंटरव्यूज़ में कहा है, बल्कि हामिद मीर को भी जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें यही उन्होंने बात बार बार दोहराई। ये एक नई हुकूमत है। दे हैड वांटेड टू स्टार्ट अ डायलॉग विद इंडिया। उन्होंने इसी इंडिया को इन्विटेशन दिया था सितंबर में कि आइए जो जनरल असेंबली की साइडलाइंस हैं उस पर हमारे साथ मीटिंग रखिए। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत का जो मुझे इंटेंशन नज़र आ रही है वो ये है कि ना कि सिर्फ फॉर इंडिया सेक लेकिन पाकिस्तान के लिए भी, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के साथ कंप्लायंस के लिए भी ये हुकूमत इकदामात लेना चाह रही है। जब से नई हुकूमत आई है भारत इनसे मिले नहीं। मुझे लगता है इनकी नीयत यही है टू कंप्लाई विद एवरी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, लेकिन इनको भारत मौका नहीं दे रहा। क्योंकि अगर ये नैरेटिव निकल आता है कि पाकिस्तान लेकिन मुनीब एक चीज ये भी तो है ना, एक चीज थोड़ी कलामी की माफी मुनीब, कुछ थोड़ी सी चीजें अब हमें इस वक्त अपनी भी इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। जिस तरह हुकूमती बेंचेस भी इस वक्त कह रहे हैं कि जी हम क्यों अपने दोस्त को, हम मुश्किल में नहीं डालना चाहते अपने दोस्त को, तो कुछ रियलाइजेशन वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द FATF और वॉट एवर प्रेशर्स, लेकिन कुछ शायद इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे भी हो रही है। शायद वो गुड और बैड वाली चीज जो है वो फाइनली हम उसको तर्क कर रहे हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। हमारी ये जो नई हुकूमत आई है, आई बिलीव कि ये आई ही इस नियत के साथ है कि वी विल मेक अ मार्क कि पाकिस्तान विल बी रिमेंबर्ड एज अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लाइंग नेशन, एज एन इंटरनेशनल लॉ कंप्लाइंग नेशन। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने इसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। दूसरी तरफ इंडिया हमें आइसोलेट करने की बात करता है। पाकिस्तान की माशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडिंग आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन लेट्स होप कि आने वाले दिनों में भारत का जंगी जुनून जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फिलहाल उसके आसार नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त भी एज वी स्पीक गोलाबारी जो है वो हो रही है, LOC पर हो रही है। आज सुबह सबमरीन का वाक़या हुआ तो भारत किसी तरह भी हमें सरप्राइज़ करने की कोशिश कर रहा है, बट एज द DGISP सेड वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड, वी विल सरप्राइज यू। विल सी यू टुमारो। आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।